आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है। और आज जब मैं अपने चैनल पहुँचा तो कुछ अलग ही मंज़र मुझे नज़र आया। कराची के रोडों का हाल तो आपके सामने ही है, लेकिन नाज़रीन किराम, एक ख़बर जो 3-4 दिन से गर्दिश कर रही है कराची शहर में। पहले तो टारगेट किलिंग हुआ करती थी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की हम बात करते थे, लेकिन आज बच्चे भी महफूज नहीं रहे। छोटे बच्चे अगवा किए जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? गैर मुकामी लोग कराची में आते हैं और धंधनाते हुए फिरते हैं। वल्लाह आलम ये क्या इनका मकसद है, क्यों हमें परेशान करते हैं? वो माएँ, वो बेटियाँ रो रही हैं कि खुदा का वास्ता हमें बच्चे हमारे वापस दिला दें। गवर्नर सिंह साहब भी गए एक खातून के पास कि आपको हम बच्चे की कोशिश करेंगे कि बच्चा आपको मिलेगा। दाद रसी भी की उन्होंने, लेकिन आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि उज़ैफ़ा इस दुनिया में नहीं रहे। उनको मार के गटर में फेंक दिया गया। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? बच्चे भी कराची के महफूज नहीं रहे। लेकिन आज जिन शख्सियात को मैंने मदऊ किया है, अपनी मिसाल आप हैं। अगर इनका मैं तारुफ़ करूँ तो इस शख्सियत का मैं अगर तारुफ़ करने पे आऊँ तो ट्रांसमिशन का वक्त थोड़ा है, इनका तारुफ़ बड़ा है। लेजेंड है और पाकिस्तान का स्टार, पूरी दुनिया का स्टार है। एक नाम इनका आज तक ज़िंदा है और परवरदिगार इनके नाम को कायम और दायम रखे। फ़िल्म इंडस्ट्री में इन्होंने एक नुमाया कारकर्दगी हासिल की और कई अवार्ड इन्होंने अपने नाम किए। ऐसी फ़िल्में कि जिनको देखते हैं हम आज तक, जो जब देखा जाए और वो फ़िल्म ऐसे लगती है कि जैसे अभी की है। साफ़ सुथरी मूवीज़ हुआ करती थी पहले वक्तों की। आज हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। मेरी मुराद है पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के स्टार ग़ुलाम मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, नौजवान सोच है, नौजवान फ़िक्र है, यूथ की बात करते हैं, बेखौफ तर होकर मैदान अमल में नज़र आते हैं। जब मैंने इनसे कहा ना कि रेहान भाई बच्चों की बात होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी बच्चे हैं। हम कराची में रहते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कब क्या होने वाला है, कौन इसका मदावा होगा। रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। रेहान भाई, सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, अपनी मिसाल आप है, आपसे बात करते हैं। नाज़रीन किराम, इनके साथ एक और नौजवान फ़िक्र लेके मैदान अमल में आया है। बंदानी कौम का तो आपने नाम सुन रखा होगा, लेकिन ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा हक़ की बात की, नौजवानों के लिए बात की और इनको नौजवान यूथ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम हसन उज़ैफ़ा भाई, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक हैं आप? गुल्लू भाई, आपकी जानिब आता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री में तो आपने अपना नाम बनाया ही है, नुमाया कारकर्दगी आपकी दुनिया में है। पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ग़ुलाम मोहिउद्दीन जैसा आर्टिस्ट हमें नहीं मिल सकता। परवरदिगार आपको ज़िंदगी दे। लेकिन जो बच्चों का हाल हो रहा है, जैसे कि हमने लाहौर में सुना था कि एक जावेद इकबाल नामी बंदा आता है और उसने पूरी सेंचुरी कंप्लीट की, बच्चों को मारने की, तेज़ाब में फेंक दिया। क्या मकसद है? और आज कराची में, पंजाब में फिर दोबारा से ये वही वाक़े नमूदार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसमें ये समझता हूँ कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की नेग्लिजेंस है। लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे मुल्क में एक्टिव नहीं है, मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि मेरी सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री है या शोबिज़ इंडस्ट्री है, मेरी नज़रें हर तरफ होती हैं। समाजियात से भी आपका खासा ताल्लुक़ है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नज़रें हर तरफ होती हैं कि मुल्क में क्या हो रहा है। बीइंग ए पेट्रियाटिक पर्सन, आपको ये काम करना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरी साइड से अगर देखा जाए, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे। वालिदैन की भी नेगलिजेंस है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, सड़कों पे खेल रहे हैं, बाहर चले गए, छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के, वो जा रहे हैं बाहर। आप क्यों छोड़ते अपने बच्चों को के लिए? और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊँ, ये भी दहशतगर्दी का एक अंदाज है ये। ठीक है ना? दहशतगर्दी जो है वो सिर्फ वही नहीं है। सॉरी, लाइव शो है, यकीनन सी बात है कि लेजेंड है, स्टार हमारे दरमियान मौजूद है और लाइव शो में तो चलता है, इसमें कोई वो मजाका नहीं है जी। बात ही नेचुरल ऐसा ही, क्योंकि लाइव शो है तो बिल्कुल। लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, उनको पता है कि आप कराची आए हुए हैं, तो हर हाँ, बंदा बड़े। आपसे मुलाकात करना चाहता हाँ है। जी, जी, बिल्कुल। कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। तो बात ये कि इसको मैं समझता हूँ कि ये भी दहशतगर्दी का हिस्सा है। दहशतगर्दी का मतलब ये नहीं कि आपने बम चला दिया या फायरिंग करके ये लूट
मार के चले गए, यानी खौफ फैलाना। तो इससे ज्यादा खौफ और क्या हो सकता है कि बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, तो माँ बाप तो नहीं निकलेंगे, लेकिन माँ बाप को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। जब इस तरह की वेव आती है तो उनको ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों का। प्लस लॉ एंड ऑर्डर, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है स्कूल में, तो आप क्यों नहीं लोगों को उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में शामिल करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे, उनको लगाएं ड्यूटी के ऊपर। ये बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, ये फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये अंडरपासेस बन रहे हैं, ये भी बनने चाहिए, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन गुल्लू भाई, हम देखते हैं कि नौजवान अपने बच्चों को लेके बैठ जाते हैं, गुर्बत से तंग आ गए भाई, हम बच्चे बेच रहे हैं भाई, 6-6 बच्चे पैदा कर लेते हो तो बेचने पे क्यों आते हो भाई? इस पे भी तो कोई इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ना, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अब जब आपको पता है कि आप इतना कमा नहीं सकते तो बच्चे 6 पैदा क्यों कर रहे हो? अच्छा, बच्चे 6 पैदा तो कर लिए, लेकिन फिर गली मोहल्ले में वही आपकी बात आ गई, चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो कहाँ जा रहा है? 5 साल का बच्चा गलियों में नजर आता है हमें, इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? आप सही कह रहे हैं। हम ये तो देखें, ये फैमिली प्लानिंग का इशू तो ऐसा है ना कि खुद अपनी जिम्मेदारियां लोगों को महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि जो बच्चा पैदा हो गया तो पैदा कर दिया, अब आगे उसकी परवरिश कैसी है, उसकी तालीम है, तरबियत है, पढ़ाओगे लिखाओगे उसको, अब उसके लिए भी तो आपकी ज़रा आमदनी अच्छी होनी चाहिए ना। बेचने के लिए बच्चे बराए फरोख्त, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे काम होना चाहिए, काम नहीं हो रहा। मैं फैमिली प्लानिंग के कुछ इस तरह के शोज और कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, तो जो मैंने अटेंड किए, मुझे बुलाया था उन्होंने, वहाँ मैंने यही कहा था कि आज जो आपकी तकरीब हुई इससे मैंने कोई हासिल नहीं किया, ना मुझे कोई उम्मीद नज़र आ रही है, इसलिए कि आपने तकरीब बराए तकरीब की है, एक सेमिनार आपने करवा दिया है, तकरीरें की हैं सब लोगों ने, इसके बाद डिनर होगा, लाखों रुपए का लोग खाने वाने खा के घर चले जाए, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा और ही, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे है। बड़ी अच्छी बात कही। गुलाम मोहिउद्दीन हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन रेहान भाई की जानिब जाऊंगा, क्योंकि रेहान भाई, क्योंकि आपका एमके पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है और नौजवानों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात हो रही है। रेहान भाई, ये कौन लोग हैं जो बच्चों पे जुल्म और बर्बरियत करते हैं? और बच्चों की जब डेड बॉडीज़ मिल रही हैं तो किसी का गुर्दा नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, इतना जुल्म एक दफ़ा फिर कराची में होने लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कर्मनाक सूरत हाल जो रवा रखी जा रही है, उसको अल्फाज में मैं तश्कील नहीं दे सकता। जो 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 कर्ब का आलम जिसमें ख़ास तौर पर पेरेंट्स गुजर रहे होंगे, और वो साहिब औलाद जो इसको सुन रहे होंगे, वो भी इस कर्ब को सह रहे होंगे। उसको मतलब किस किस्म की बर्बरियत और नारवा सलूक रखा जा रहा है। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि इनकी एक नज़र भी है, ये देख भी रहे हैं, कराची फ्रिक्वेंटली आते भी हैं, लाहौर वाले मामलात को भी ये इनकी नज़र से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मामला है। अब आप किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में एक अननोन आने वाले को अगर चेक नहीं रखेंगे, उसको इवेलुएट नहीं करेंगे, और किस किस्म के लोग आके बस रहे हैं, क्यों बस रहे हैं, और उनकी हरकत और सकनात मशकूक अगर हैं, तो उसको कौन देखेगा? इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या मुतल्लिका पुलिस का महकमा जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर वो सियासी गुफ्तगू का अमल दखल आ जाता है, जहाँ पर हम ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुकामी हुकूमतें, मुकामी पुलिस, मुकामी लोग, कतई नज़र किसी ज़ुबान, लिसान, फ़िक़ा, सियासी वाबस्तगी, जो कराचीआइट है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि उसको वो जो दर्द है उस दर्द के साथ वो डिलीवर कर सके। जो भी शहर हो उसके मुकामी लोगों को वहाँ पर उस इदारे में होना चाहिए, ताकि डिलीवरी बेहतर हो। एक नुक्ता नज़र तो ये है। अच्छा, अब जो सूरत हाल रूनुमा हो रही है उसमें चाइल्ड अब्यूज़ का एक टॉपिक है, जो कि बैन अल-अक़वामी तौर पर मुख्तलिफ इदारों में कराया भी जाता है। मुख्तलिफ यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कराती हैं। पाकिस्तान भी हुकूमती सतह पर भी और प्राइवेट सेक्टर की सतह पर भी चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करता है। उसमें टीचर्स के ज़रिए बच्चों को इस बात से आगाही दी जाती है कि आपको कोई टच करने तक के मामलात अगर हों तो आपको किस तरह उसको प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने हैं। वालदैन को की भी जिम्मेदारी करवाई जाती है कि वालदैन, जिस तरह गुलाम मोहिउद्दीन भाई ने बताया, कि वालदैन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों पे चेक रखें कि किस तरह बच्चों को मूव करना है, किस वक्त जा रहे हैं, कौन उनसे मिल रहा है, कहाँ पर कोई मशकूक शख्स आ रहा है। इसी वजह से हमने मोहल्ला कमेटियों के क़याम के बारे में कहा था, जिसको बाद में कुछ एलिमेंट्स की जानिब से नो गो एरियाज डिक्लेयर करने की कोशिश की जाती थी कि वो मोहल्ला कमेटीज़ जब बनती हैं
तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है जिससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमें नाराज़ नहीं करना। हम बीइंग अ मुस्लिम हमें उन तमाम अमूर के ऊपर मन यकीन रखना है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में कह दिया है कि, और उसका मफहूम ये है कि अपनी औलाद को रिस्क की तंगी के खौफ से ना मारो। तो ये तो रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है। हाँ, ये हम जो है हमारा इंटेलेक्ट लेवल उसको समझ नहीं पाता कि हम उस दूर रस नतायज को समझने से कासिर हैं एज अ ह्यूमन बीइंग कि उसके लिए प्रीएम्प्टिव मेजर्स क्या करने हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या करने हैं और हम कितना संभाल सकते हैं, हम शऊरी इर्तिका के ऊपर किस लेवल पर बैठे हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें। तो इस बुनियाद के ऊपर तो आप करें, लेकिन अगर कहीं पर मामला इस तरह के हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें प्लानिंग उस तनाजुर में करनी चाहिए जो तनाजुर रिस्क का है। उस तनाजुर में तो प्लानिंग के बजाय हमें अपनी शऊरी इर्तिका के को मलहूज़ खातिर रखते हुए प्लानिंग करनी चाहिए। तकरीब बराए तकरीब नहीं होनी चाहिए, जिस तरह भी बात कही, बहुत सारी तकरीब बराए तकरीबात होती हैं। रिहान भी आपको मैं इंटरप्ट करूंगा, आपने कहा कि औलाद को गुर्बत की वजह से ना मारो। औलाद पैदा करके बेचना ठीक है भाई, खुद अपने आप को बेचो ना, बेच के बिल्कुल ऐसा ही खाने के लिए लेके आओ ना उनके लिए। ये शऊरी मामलात हैं, ये शऊरी मामलात हैं, ये शऊर का मामला है, ये मैच्योरिटी का मामला है, ये ज़हनी मामला है। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये कोई समझ लें कि गिमिक होगा, इसके पीछे कोई जेन्युइन रीजन नहीं होगी अमूमी तौर पर, लेकिन मसाइल तो हैं बिल्कुल। अब ये जो मसाइल आ रहे हैं कराची में खास तौर पर, इतने बड़े शहर में, तो सबको नजर रखनी है, अहले मोहल्ला को नजर रखनी है, पेरेंट्स को समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से ऐसे मामलात और ऐसे वाकयात, ऐसे हादसात से बचा जा सके। कौम का बच्चा गया और किस कर्मनाक अंदाज में गया, अल्लाह सबको औलाद के दुख से बचाए, क्योंकि ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जिस माँ पे गुजर रही है, जिस बाप पे गुजर रही है, गवर्नर साहब ने इसके इनिशिएटिव लिया। हालांकि देखिए गवर्नर तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। पुलिस का इंतजाम और इंसराम चीफ मिनिस्टर के पास है। तो 18वीं तरमीम के बाद जब चीफ मिनिस्टर और सूबे के पास पुलिस के इंतजाम हैं, तो बराह रास्त वो रिस्पॉन्सिबल है। तो चीजों को देखें, अगर आप तो ये नहीं होना चाहिए। बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। मैं बहरहाल आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आपने इस मौजू को उठाया और इस मौजू का रुख कम अज कम लिटरेसी से कर दें, चाइल्ड एब्यूज के मौजू से कर दें। उसकी वजह यह है कि स्कूलों में तो बहुत बड़े स्कूलों में तो प्रोग्राम हो रहे होते हैं, सेमिनार्स भी हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो छोटे इलाके हैं, मुतवस्सित तबके के इलाके हैं, वहाँ पर स्कूल्स हैं, तो उन बेचारों को, उनके पेरेंट्स को वो तरबियत जो कि अवेयरनेस है कि कहाँ पर आपको किससे मिलना है, बच्चे को किसना मना करना है, किसके पास जाने से मना करना है, किससे कोई खाने की चीज लेने से रुकना है, तो इस तरह की तरबियत पूरा प्रोग्राम है इसका। आपने बड़ी अच्छी बात कही रिहान भाई। देखिए, कचरा चुनने वाले आते हैं, अच्छा होते छोटे छोटे बच्चे वो भी हैं, लेकिन पूरा प्री प्लान है, ये हमारे सगे नहीं है। अगवानी तो हमारे सगे है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी ठेके नहीं को दिए में। वही आपकी बात आई है, जब मोहल्ला कमेटी बन रही है तो घर वाला ही घर को बेहतर समझ सकता है। जब हम अपने घर की रोकथाम बाहर वालों को दे देंगे तो ये वाक़े तो होंगे। हुज़ैफा भाई, आपके जानिब आऊँगा। आपने दोनों शख्सियात की गुफ्तगू सुनी। भाई, माँ बाप बच्चे पैदा कर देते हैं, बजाय उनको कमा के ला के देने में आप कहते हो बच्चे बराए फ़रोख्त। क्यों? बात यह, गुलामुद्दीन भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही, रिहान हाशमी भाई ने भी बात की, बड़ी अच्छी बात कही। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग होती थी और जिस तरह इलाकाई सतह पे काम होता था, जिस तरीके से आपने गैर मुकामियों का जिक्र किया, इनका बायोमेट्रिक सिस्टम होना चाहिए और आबादियों के अंदर इनको रिहाइश बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। आप आबादियों के अंदर देखें, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जिस तरीके से चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनको मार के गटर के अंदर फेंक दिया जाता है, जिस तरह ये आज मतलब लाश मिली। तो इस तरीके से इनकी रोकथाम के लिए जो है सबसे पहले गैर मुकामियों का आप बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं करवाएंगे, इलाकाई सतह पे कम्युनिटी सिस्टम जो बने हुए, जो सोसाइटीज़ बनी हुई है, उनके अगर बैरियर्स नहीं लगवाएंगे आप, तो अगर उनको तोड़ देंगे, हटा देंगे, तो वो तो आसान, इजी टू एक्सेस है। वो मोहल्ले में अगर कोई आ रहा है, इलाकाई सतह पे अगर मोहल्ला कमेटी बनी हुई होगी तो वो उसको मॉनिटर करेंगे। जगह तो हम खुद ही देते हैं ना, आओ भाई हमें मारो। आप ठेका कचरे का ठेका किसको दिया हुआ है? आप देखें, तो सर ये काम किसका है? चेयरमैन को 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, आप देखें ना, वो अगर काम नहीं कर रहा है तो इलाकाई सतह पे, मैं अपनी बंदानी कम्युनिटी को बताता हूँ, 80,000 रुपए माहाना हम सिर्फ कचरा उठाने का देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? 12 लाख रुपए उसकी अगर जेब में जा रहे हैं, बाहर के लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा है, इजी टू एक्सेस मिल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है?
अगर हम अपनी सतह पे इलाके के लोग कोई काम करने की कोशिश करते हैं उसको रोक दिया जाता है। हम कहते हैं 12 आप जाके इनकी जो है अपना बायोमेट्रिक करें, ठीक है। जो गैर मुकामी लोग रह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं लियाकताबाद में चिंची रक्षा चल रहा है, कौन सारे सिराइकी, हम मना नहीं कर रहे हैं, ये कराची तो एक दिल है, हम तमाम कौम के पूरे पाकिस्तान की आवाम को वेलकम करते हैं कराची में, लेकिन जो अपने बच्चों को खो रहे हैं, जो हमारे बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, इसका अजाला कौन करेगा? उस माँ का दर्द पूछे, आज वो माँ किस हाल में। आज गवर्नर सिंह साहब चले गए, क्या गवर्नर साहब के जाने से उसका दुख धुल जाएगा? क्या उसका दर्द कम हो जाएगा? ये वजीर आला मुराद अली शाह साहब का काम है, ये सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो लूट खसूट में लगी हुई है। बिल्कुल भी आप इलाकाई सतह पे चले जाए, किसी किस्म का आप इसाकाबाद, ये इलाका नाजमाबाद में नहीं आता, लेकिन उसमें आके मुर्तज़ा वहाब साहब तख्ती लगाते हैं कि ये नाजमाबाद नंबर 1 में ये हमने रोड कारपेटिंग। अरे भाई वो नाजमाबाद लगता ही नहीं है, तख्तियां कब तक लगाते रहेंगे? नेमतुल्लाह साहब के दौर से तख्तियां लगती आ रही हैं। इलाकाई सतह पे इलाकाई लोगों को, मुकामी लोगों को, जब जैसे रियान हाशमी भाई ने बात की, मुकामी पुलिस नहीं है, जब तक मुकामी पुलिस नहीं होगी, मुकामी लोगों का दर्द मुकामी लोग महसूस कर सकते हैं, बाहर का आदमी आके महसूस बिल्कुल नहीं कर सकता। भी रहे डिस्ट्रिक्ट रियान हाशमी भाई ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेंट्रल में बहुत अच्छा काम किया, हमारे इलाके में बड़ा बेहतरीन तरक्याती काम हुए, बेहतरीन रहा। एमक्यूएम का दौर देखे, आज भी ताजिरों की मीटिंग हुई, एमक्यूएम के दौर को याद किया गया। देखिए अगर अमन चाहते हैं, हम अमन हो गया तो कारोबार बढ़ना चाहिए, कारोबार नहीं बढ़ा, कारोबार कहाँ बढ़ा? नहीं बढ़ा कारोबार, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान आप देखें, आप शादमान लाहौर की एक वीडियो देखें, वो चने बेच रहा है बच्चा, उसको पुलिस वाला बोल रहा है मैं ठुड्डे मार के आपको हटाता हूँ। क्या हो रहा है ये? हमारे नौजवानों को ना तालीम दे रहे हो, ना आप जो है वो रोजगार करने दे रहे हो। वो चने बेच रहा है, छोले बेच रहा है, उसको वहां तक आप आके ठेला हटाते हो। अगर किसी की लैंड क्रूजर V8 खड़ी है, आप रोड पे वो डबल केबिन वीगो लेके खड़ा है 4 गार्ड्स, आप हटा के दिखाओ, नहीं हटा सकते आप। बात सिर्फ इतनी सी आ रही है, नौजवान जिस दिन रोडों पर निकल आए और जिस दिन निकलेगा, हुज़ैफा भाई कब निकलेगा? हम ये बात करते तो रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर सर दबा दिया जाता है। आप बात ये है कि मैं नाम ऑन ईयर लूं, दबा दिया जाता है सर, कुचल दिया जाता है, लापता कर दिया जाता है नौजवानों को। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई अच्छी बात, हम नौजवान अभी आवाज उठाए, मैं यहाँ से बाहर निकलूं, मुझे उठा लिया, लापता कर दिया जाएगा। आपको सच बोलने पर पाबंदी है। हमारा मीडिया जिंदगी बसर करनी है। रियान भाई क्या हम ऐसे रहेंगे? गुल्लू भाई क्या हमने, मैं तीनों से सवाल करूंगा कि क्या हम इसी तरह से मरते रहेंगे? क्या इसी तरह से गुर्बत की जंग को झेलते रहेंगे? क्या करें? मैं गुल्लू भाई आपसे पूछूंगा कि आप तो फिल्म इंडस्ट्री में आपने एक जिंदगी अपनी गुजार दी, लेकिन अभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, जो स्टेज का हाल है, कि आपको क्या लगता है? अभी अमानुल्लाह की बात की जाए, तारिक टैडी की बात की जाए, ये जो लेजेंड थे हमारे, ऐसे कई आर्टिस्ट हैं जो ऐनक वाला जिन जो ड्रामा आया करता था, आज जो बंदा क्या कर रहा है। अगर उमर शरीफ भाई के शो की बात की जाए तो एक कॉमेडियन हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो आज अपने घर में कागज़ बेच रहे हैं, वाइट कलर के पेपर बेच रहे हैं। तो क्या यही सब बर्दाश्त करना है हमने? ये सही कह रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि काम जो है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। इंडस्ट्री तो पूरी कोलैप्स हो गई है, ठीक है ना। बाकी दूसरी जगह जहाँ काम हो रहा है वो सारा रूटीन का काम हो रहा है। अब बात ये है कि ये जो भाई ने भी बात की है, हुज़ैफा भाई ने, यूनिटी पैदा करनी चाहिए। जब तक यूनिटी नहीं होगी ये सारे मामला नहीं रुकेंगे। अगर आपस में इख्तलाफ, हमारा एक ये कल्चर भी बड़ा डेवलप हो गया है कि हर मीटिंग में आपस में इख्तलाफ जो होता है। आप अपना कॉज देखें, आपको ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने उन मासूम बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरा आपका जाती इख्तिलाफ है तो हम उसको भूल जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही कौमी अखलाकी और मजहबी फर्ज है, लेकिन वो नहीं होता। जाती इख्तिलाफ सियासत चमकाई जाती है। अब आप देखें ना, जैसे आपने भी जिक्र किया था शुरू में, वो जिस बंदे ने 100 बच्चों को मर्डर किया लाहौर, जावेद इकबाल नाम था उसका। जावेद इकबाल, मुझे पता है उसका। अब आप मुझे बताएं कि कितने अरसे के बाद वो गिरफ्तार हुआ था? जब तक उसने सेंचुरी कंप्लीट नहीं कर ली। 100 घरों को, क्या एक वो कितने हजार खानदान होंगे? 100 तो बच्चे थे सिर्फ। कम से कम 3-4 साल के बाद वो पकड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। और गिरफ्तारी में से खुद ही दी थी। लॉ एंड ऑर्डर सो रही थी। किसी सियासी कारकुन को पकड़ना होता तो कुएं में से 2 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इनको नहीं पकड़ सकते। वो किसका कसूर है? ये मजबूत आवाज बन के आपको बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से टकराना पड़ेगा, फिर आपके लिए तब बात होगी। कुछ अर्सा पहले मैं आपको फिर थोड़ा सा लेके जाओ माजी में, कुत्ते आ गए थे कहीं से, पता है आपको?
बिल्कुल ऐसा ही है, कुत्ते काट रहे हैं काट रहे थे। अभी कराची में भी यही हुआ था अभी गुज़िश्ता दिनों। ठीक है ना, कराची में भी हुआ, लाहौर में हुआ, अचानक इतने कुत्ते कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात की थी कि खौफ फैलाना असल दहशतगर्दी है। बम चलाना या गोली चलाना एक पार्ट ऑफ दैट टेररिज्म, लेकिन ये एक दहशतगर्दी है, खौफ फैलाना। और खौफ से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। खौफ हो जाएगा आपके ऊपर, जहन पे तारी होगा, आप विंडो भी नहीं खोल सकेंगे आप। तो इन सारी चीज़ों के लिए यूनिटी की ज़रूरत है, एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वरना आती है एक वेव आती है, शोर मचा, मीडिया ने वो कुछ बात की, उसके बाद वो फिर गॉन विद द विंड, बात खत्म हो गई। आप यकीन कीजिए कि मैंने रेहान भाई टॉक शो के हवाले से ये शो शुरू किया था, लेकिन अब दिल ही नहीं चाहता मैं 3 नुमाइंदे बुला लूँ अलग अलग सियासी जमात से और उनसे बात करता रहूँ, TRP हासिल करता रहूँ, फ़ायदा कुछ नहीं है। उन्होंने यहाँ बैठ के तो एक दूसरे की बुराइयाँ कर देनी है। हसन और साहब भाई ऐसा ही है। लेकिन रेहान भी देखें, अभी आपने कितनी अच्छी बात कही कि चलो शुक्र है कि हमने ये आवाज़ तो बुलंद की, लेकिन गवर्नर साहब गए तो 18वीं तरमीम की आपने बात की कि 18वीं तरमीम में है कि जिसका मरेगा वही देखेगा। देखें 2-3 मौज़ूआत पे बात की। मेरे भाई बंदानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। ये बदकिस्मती से ये दुरुस्त बात कही इन्होंने, हकीकत भी यही है। ख़ास तौर पर अगर कराची की सियासत की बात करें तो कराची के अंदर, कराची ने माजी में भी, चाहे वो इकनॉमिक डायनेमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल डायनेमिक्स हो, कराची हमेशा से एक प्रोएक्टिव किरदार अदा करता रहा है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। अमूमी तौर पर गुल्लू भाई बुनियादी तौर पर कराची आइट और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन, और इन जैसे बेशुमार लोग हैं, मेरे बराबर बैठे, हमारे लिए भाई से फख्र है। नहीं, गुल्लू भाई का फ्यूचर नहीं है कोई। मैं बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, ये कड़वा सच है। देखें अल्लाह पाक इनको इज्जत दे। आज गुल्लू भाई नाउमीदी में नहीं है, आज भी उम्मीद की कैफियत में बैठकर आपके प्रोग्राम में अगर ये इंडिकेट कर रहे हैं तो ये उम्मीद की कैफियत तो है। ये कम से कम उन तमाम अमूर को उजागर तो कर रहे हैं ना, तो यही तो उम्मीद चाहिए। आने वाली नस्ल को एक राह दिखाना, एक डायरेक्शन सेट करना। आगा तालिश के साथ क्या हुआ? लेजेंड, बहुत सारी स्टार थे हमारे, उनको तो बैट भी नहीं मिला। इंसानी जो इंटरनल उसकी जो मोरल होते हैं ना, उसकी हुकूमत का काम तो है ना कि देखें इनको देखना है, लेकिन हमारे लेजेंड स्टार है हमारे। यहाँ पे बहुत सारे मामला हैं जिस तरह हमने बात की। हम क्योंकि ये सियासत से हटकर, मैं भी तो सियासी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं सियासत से हटकर बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मौजूआत नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, कुछ मौजूआत आपके ह्यूमैनिटेरियन इशू होते हैं, कुछ मौजूआत आपके अक़दार, आपके कल्चर से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मिलते हैं और उसकी बका बहुत ज़रूरी होती है। तो हम अमूमी तौर पर जो बात कर रहे हैं अभी, वो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वो हमारे दीन से मुंसलिक इशू है, वो पाकिस्तान की अपलिफ्टिंग, पाकिस्तान की सरबुलंदी और इमेज बिल्डिंग का मामला है। अगर कोई इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं तो बैनुल-अक़वामी तौर पर आपके मुल्क के तशख़्ख़ुस को भी मजरूह कर रहे होते हैं। वो उस फैमिली को तो मुतासिर कर ही रहा है, वहाँ पर हुक्मरानी करने वाले इंडिविजुअल्स या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी मुतासिर कर रहा होता है, ये इमेज को भी मुतासिर कर रहा होता है, या आपके ऊपर एक बर्डन पड़ रहा होता है, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आपके ऊपर एक फर्ज लागू कर रहा होता है कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो, और पूरी कम्युनिटी पे हो रहा होता है। उस गली में, मोहल्ले में रहने वाला कोई शख्स जो कि रात को शाम में बैठता है 4 लोगों को लेकर, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे वाकयात रूनुमा कैसे हो रहे हैं कि जब आप चौधरी बन के बैठे हुए हो। यहाँ पर मोहल्ला कमेटियां हो, चाहे वो इलाकाई थाना हो, चाहे इलाकाई MP MNAs हो या चेयरमैन हो, हम सब पे हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, अब इसका तदारुक कैसा है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका अवेयरनेस से है, सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि मुख्तलिफ तंजीमें जो बच्चों के ऊपर हकूक पे काम कर रही हैं, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम कर रही हैं, जो इंसानी हकूक पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान की तंजीमें, वो कम से कम अब स्कूलों में और पेरेंट्स से करें। हम बच्चों को तो ट्रेनिंग सेशंस करवा देते हैं, लेकिन अब ट्रेनिंग सेशंस, शॉर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए भी बड़ा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दें। बच्चा अगर कहीं खुदा न खासा गुम हो जाता है तो उसको कम से कम अपने बाप का नंबर याद हो, जो बोलने वाला बच्चा हो, जो बोल सकता हो। और आजकल के बच्चे तो गुम हो जाए तो उसको पता हो इमरजेंसी नंबर कौन सा है। बच्चा अगर बच्चे को कोई गलत तरीके से हाथ लगा रहा है तो उसको पता हो कि मुझको कहाँ पर रोकना है। तो इस तरह के बहुत सारे सेशंस की जरूरत है। और आजकल की माओ ने तो बच्चों को बहुत एक्टिव कर दिया है, किचन में काम करने के लिए जाती हैं और बच्चों को मोबाइल फोन दे देती हैं। माँ से ज़्यादा बच्चे एक्टिव हैं, छोटे छोटे बच्चे एक्टिव हैं। और उन्हीं लोगों को मैं चलूँगा लाहौर, और हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के मलिक नवेद हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई। नवेद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। नवेद भाई, गुलाम मोहिउद्दीन लेजेंड हमारे स्टार हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, हमारे दरमियान मौजूद है, जिनका ताल्लुक पंजाब से ही है। रेहान हाशमी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हसन औसाफ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। लेकिन बात हो रही है बच्चों की, जैसे कि अभी लाहौर में कई सालों पहले हमने एक नाम सुना था,
जावेद इकबाल का, जिसने 100 जावेद बच्चों का इकबाल मर्डर का, किया। जावेद इकबाल। और जी, जी। आजकल दोबारा से ये वाक़े रूनुमा हो रहे हैं, कराची में भी, पंजाब में भी। आप इसको कैसे देखते हैं? कौन रोकथाम करेगा? कैसे इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को अगवा करके लेके जाते हैं और उनको मार कर गड्ढों में फेंक देते हैं? जी बिल्कुल, आपने इस बात को सही कहा कि सबसे पहले तो बात ये देखना है हमें कि इस तरह की वारदातों को किस तरह कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से इस पर काबू पाया जाए। जी देखें जी, आज से कई साल पहलों की बात, जैसे भी अपने का जावेद इकबाल वाला वाकया हुआ जिसके अंदर 100 बच्चों को उसने तेजाब के अंदर डाला और वो बच्चों की हड्डियां तक वो नहीं मिली। और गिरफ्तार उसके 3 बाद- साल के बाद हुआ था वो, जब उसने पूरी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। जी जी, सेंचुरी कंप्लीट कर दी जी थी। जी जी। क्या हम इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं फिर दोबारा से? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि हेलो, आवाज जी आ जी रही जी, है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं समझता हूँ ये कि हमें हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट को इस तरह की हिकमत अमली बनानी चाहिए कि सबसे पहले तो देखें, सबसे बड़ा असासा हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और बच्चों को अगर यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, बच्चों के ऊपर इस तरह के अभी मैं आपको बड़े अफसोसनाक वाकये से साथ साथ आगाह करता चलूं, बच्चे अगवा होना तो साथ साथ है, उसके बाद बच्चों के साथ ज्यादती का जो निशाना जी बनाया जा बिल्कुल रहा है, ऐसा ही। अभी रेहान भाई भी यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। अभी 4 साल की एक बच्ची, गुजरात में एक वाकया हुआ है, 4 साल की बच्ची को ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल अल्लाह कर दिया गया, अकबर। उसका मर्डर कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। तो अब देखें, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। हम तो पूरे पाकिस्तान को ये कहते हैं, पूरे प्राइम मिनिस्टर को भी ये अपील करते हैं कि बच्चों के लिए खासकर कोई ऐसा अदारा बनाया जाए जिसकी वजह से बच्चों को, या कोई ऐसी स्क्वाड बनाई जाए पुलिस की। देखिए, पुलिस के पास तो ऑलरेडी इतना काम है, पुलिस एक टाइम में 100 200 एप्लीकेशन को देख रहे होते हैं। और जब आप पंजाब की पुलिस का ये हाल है कि जब आप थाने में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको गेट से एंटर होने, वो कांस्टेबल खड़ा होता है गेट पर, जिसे हम कहते हैं पंजाबी में संतरी कहते हैं, वो नहीं आपको अंदर जाने देता। साहिल तो इधर परेशान रहता है, साहिल अब बच्चे के अगवा के लिए जाता है, और फिर क्या होता है जी, FIR फौरी SHO को पता चलता है, ऊपर तक बात मीडिया में हाईलाइट होती है तो उसके ऊपर FIR दी जाती है, और FIR होने के बाद वो देखते हैं जी कि बच्चा, आप देख रहे हैं जी, मिलता है। अब सिग्मा के सोते रहते हैं, इवन कि इनके पास गाड़ियां की वो इस तरह का सिस्टम नहीं है कि इनके पास न्यू गाड़ियां हो, इनके पास कोई क्विक सर्विस हो, क्विक रिस्पॉन्स, कोई इस तरह का काम हो, लेकिन बस इसी तरह चल रहा है इस मुल्क का सिस्टम। और बच्चे भी, अब सराय आलमगीर में बच्चे, पंजाब का एक एरिया सराय आलमगीर है, वहां से बच्चे अगवा हुए, लाहौर से अगवा हुए, इवन के लाहौर में तो ऐसे वाकया भी हुए कि बच्चे अगवा होते वक्त जो उनसे वहां के लोग थे, मोहल्लेदार थे, उन्होंने उसे अगवाकार को पहचान लिया और अगवाकार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मलिक साहब, ये वो तबसरा है कि यकीन कीजिए कि हम इस पे जितनी गुफ्तगू करें कम है, लेकिन आपने हमें गुजरात की एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दी। हम इसको देखेंगे, 4 साल की बच्ची के साथ जो ज्यादती का निशाना बनाएगा, कराची में हर जगह यही हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे क्योंकि मुझे वक्फे पे भी जाना है। मैं चाहूँगा कि फैजान हुसैन को, कराची नौजवान तहरीक के, उनको भी कॉल पर ले लिया जाए कि उनके इलाके में ये बच्चे का जो मर्डर हुआ है, रेहान भाई, वहीं पर ही आपकी बात को मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि कहाँ बच्चे को टच कर रहा है, कौन आता है, चीज़ बेचने वाला आ रहा है, कौन आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं होता। रेहान भाई, कैसे रोकथाम होगी? आखिरी मैं चाहूँगा कि मैं आपसे भी मौक़िफ़ ले लूँ। इख्तिसार के साथ यही गुजारिश, फैजान भाई को कॉल पे ले लिया जाए। जी, यही इख्तिसार के साथ गुजारिश करूँगा कि देखें, जब तक कि आप अवेयरनेस सेशन नहीं करेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं इसके ऊपर, जो कि पेरेंट्स को तरबियत करते हैं, बच्चों को तरबियत करते हैं, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो ख़ानदान का हो, चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, बच्चों को किस हद तक उनसे मुंसलिक रखना है, किस हद तक उनसे फिजिकल इंटरेक्शन करवाना है, ये इन तमाम चीज़ों की तरबियती अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया जाए। और आप तो एजुकेशन पे बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। एजुकेशन के वाले से अगर बात की जाए तो आप बहुत अच्छे काम कर भी रहे हैं। हम तो इंडिविजुअल बेसिस पर कर रहे हैं, बगैर किसी गवर्नमेंट के। बिल्कुल, सियासत से उभर रहा होता है। गुल्लू भाई SME के ऊपर काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, मुश्तरका तौर पे कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उठाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो हर आदमी तो इंडिविजुअली कर रहा है, लेकिन देखिए, वसाइल की अदम मौजूदगी में हम महदूद अंदाज में काम कर सकते हैं ना। वसाइल की बंदरबांट जहां पर होती है और जानिबदाराना होती है और उसके हासिल रिजल्ट जो है ना वो मौसूल नहीं हो रहे होते, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। लेकिन हमें मिनहसुल कौम इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर अपना काम तो करते रहना है ना, उससे रुकना नहीं है। सर, ये मुल्क ऐसा है, आप ये देखें, इस मुल्क में फैजान भी कॉल पे हैं हमारे दरमियान, शेद बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस साहब खुद मौजूद थे। जब इस तरह का कानून हमारे, अब देखें ना,
पुलिस का काम है कि इलाकाई सतह पे वो रोकथाम करे, मशकूक आदमी का बायोमेट्रिक करे, बजाय उसके वो करने के पैसे दे के जब थाने लिए जाएंगे तो मंशियात को फरोग दिया जाएगा। गुटखा मावा की फैक्ट्री है, आप गोधरा चले जाएं, न्यू कराची चले जाएं, लियाकताबाद चले जाएं, पूरे कराची में 50,000 से 1 लाख रुपया उस फैक्ट्री से रोजाना कमाया जाता है। बिल्कुल लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ चल रही है। जब इस तरीके से एक कारोबार बना लिया जाएगा तो जब ये बच्चे अगवा होते हैं, जैसे पंजाब में भी 6 साल 4 साल बच्ची के साथ जैसे बेरोच बता रहे थे, उसको बाकायदा मैं आपकी बात को मारा गया। और साहब भाई, क्योंकि फैजान हुसैन हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फैजान भाई, पाकिस्तान का स्टार, पाकिस्तान का फखर गुलाम मोहिउद्दीन, जिनकी फिल्में देखते बचपन से हम आ रहे हैं, रेहान हाशमी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और साहब भाई बंदानी कम्युनिटी के एक आला शख्सियत हैं। बच्चा मर गया, शहीदी होगा, गटर से उसकी लाश मिली नॉर्थ कराची से। आज ये हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। फैजान भाई, कराची नौजवान तहरीक से आपका ताल्लुक है, यूथ के लिए आप भी बहुत काम कर रहे हैं, क्या रोकथाम होगी? रेहान भाई का ये कहना है कि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आएंगे, तो ये वाकई तो होते रहेंगे। अच्छा अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, पानी के टैंकर से मिले, पानी के टैंक से मिली है वो, ठीक है। अच्छा, पानी के टैंक से, गटर से? मैंने तो गटर से सुना था। अच्छा, पानी के टैंक से मिली है, कहाँ से, ये क्या हुआ, जरा थोड़ा बताइएगा नाज़रीन को। अच्छा अली भाई, ये डे फर्स्ट से मेरे साथ मोहसिन भाई राब्ते में है। इवन के फर्स्ट टाइम पुलिस को मैंने ही क्या कहते हैं वहां पे उनके घर पे भेजा था, फिर FIR के लिए सारे मेरे राब्ते में थे, लेकिन आज तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उनके साथ। उसकी मेन वजह ये थी कि एक मैंने देखा वहां पे गवर्नर साहब भी जा रहे हैं और बहुत सारी पार्टीज वगैरह जा रही हैं, वीडियो बनाने के बाद कोई हल नहीं निकला। हल निकला तो बॉडी। मैं अभी वहां पे मुझे बहुत ज्यादा फोर्स किया गया कि फैजान भाई आप भी यहाँ पर आए, मीडिया है, ये टॉक करें, ये करें, वो करें। मैंने छोड़ दो यार, मैंने लगा बेवकूफों वाली बातें ही है कि मीडिया टॉक करना, अगले बंदे का बेटा चला गया, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, रेहान भाई का भी यही कहना है कि वहां जाना हल नहीं है। 18वीं तरमीम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गवर्नर साहब को तो आना चाहिए ही था, क्योंकि वो कराची वाले हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तो आना चाहिए भाई, दाद हसी के लिए ही आ जाते। ऐसे नाअहल SHO, ऐसे SIOs को फौरन तौर पे जो है वो तब्दील कर देना चाहिए और इनके खिलाफ FIR काटनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं, बिल्कुल, मैं एडिशनल हाजी साहब से बात करूंगा कि 28 साल की नौकरी, इतनी आपने इन्वेस्टिगेशन, 3-3 स्टार्स आपने लगाए हुए हैं, कैसी तफ्तीश की आपने कि सबसे पहले जहाँ पे भी कोई वाकया होता है ना, सबसे पहले उस एरिया को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको टोटल खंगाला जाता है। आपने कैसी इन्वेस्टिगेशन की कि 12 दिन 8 दिन 11 दिन बाद जो है वो बॉडी मिली, ठीक है। अच्छा, यूनियन वाले, मैं कहता हूँ उनके खिलाफ भी एक FIR लॉन्च होनी चाहिए। जो अब ये बोल रहे हैं ना कि बाद में डाली गई है, कौन ऐसा बेवकूफ है कि बाद में जाके बॉडी उसमें डालेगा? आप बच्चे की बॉडी देखें, उसका जो मार्क्स है ना वो बॉडी से अलग हुआ है इसका। अच्छा, पानी जो है, जाहिर सी बात है पानी में बॉडी रहती है, स्मेल लाने में इसमें, और जाहिर सी बात है बच्चा फौरी तौर पे तो नहीं होगा, पानी का इतना ज्यादा फ्लो नहीं है उसमें। लिहाजा ये है, मैं तो ये कहता हूँ कि नाअहली है। इसके ऊपर अब ये बोल देना कि है ना क्या बाद में डाल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा इसी टैंक में गया था, इसको चेक नहीं किया गया, इसमें कसूरवार यूनियन वाले और इलाका पुलिस है। क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या मजीद हम ऐसी लाशों का इंतजार करें फैजान भाई? देखें, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये लाशें और भी इसी तरीके से इंतजार करते रहेंगे अगर आप उससे एक्टिव नहीं होंगे। कैसे एक्टिव होंगे इदारे? सबका यही कहना है, कैसे एक्टिव होगा, कौन एक्टिव करेगा इसको? मैंने कल भी एक बोला, जब ये वाला रोना छोड़ दे कौम, अवाम ये वाला रोना छोड़ दे, इदारे काम नहीं कर रहे, सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, जब पता है नहीं कर रही तो फिर गले क्यों लगाते हो, आओ भगत क्यों करते हो, तस्वीरें तुम लोग खिंचवाते हो, सारी चीजें तो खुद कर रहे हो, उनको अप्रिशिएट तुम करते हो, आके वो तुम्हारी मैयतों के अंदर आके बैठ जाएंगे, तुम लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवा के खुश हो जाते हो। भाई गिरबान से पकड़ो, बोलो तुम्हारे बाप, बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, ये सैलरियां हमारे टैक्सों से लेते हैं। नहीं कर रहे तो मैंने ये कहा था, देखो वक्ती तौर के ऊपर खुस्ते एरियाज में चोरी डकैतियों को रोकने के लिए, बाहर से आने वालों को रोकने के लिए अपने एरियाज के अंदर होटलों की बैठक छोड़ो, गेम्स की, वीडियो गेम्स की बैठक छोड़ो, गली मोहल्लों को सिक्योर करो। लेकिन मसला सारा ये है कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ रोने, सिर्फ महल्ला कमेटियों के हवाले से आपका क्या कहना है? रेहान भाई ने कहा कि महल्ला कमेटी होनी चाहिए भाई, घर वाले घर को समझते हैं ना। रेहान भाई को भी पता होगा, इतनी तो नॉलेज होगी कि नारायण भाई ने भी देखा होगा, रेहान भाई से बीच में मुलाकात भी हुई थी मेरी। रेहान भाई को भी पता है कि हम एरिया में मोहल्ला कमेटियां बना रहे हैं, जहाँ हमारे एरियाज हैं वहां पे हम प्रॉपर तरीके से उतार रहे हैं, लेकिन अवाम को खुद भी करना पड़ेगा सारा। देखें, अल्लाह ताला ने एक कौम को
उस पर अजाब नाजिल किया, किस वजह से? सिर्फ जुल्म पे खामोश रहती थी। तो ये जो हमारे आ रहा है ना अजाब, ये हमारी खामोशी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही ये है जो फैजान हम भाई, अपने हक के लिए लड़ते हैं ना, ये अजाब ऐसे ही आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है। बिल्कुल ऐसा। और अल्लाह पाक आएगा, हमें, अगर अभी भी नहीं बदले तो मुझे आएगा। ब्रेक पे जाना है फैजान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी सोच फिक्र हमारे नाज़रीन के सामने रखी। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊँ, मैं तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आपका तो मुसाफा भाई बड़ा दिल दुखा हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसको रोकथाम करने के लिए या तो कोई ऊपर से कोई दूसरी मखलूक ही आएगी जो निज़ाम को बदलेगी। क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि आप तो हमारे दरमियान मौजूद हैं अभी। रेहान भाई, आपको बहुत अहम मीटिंग में जाना था, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। आ चुके हैं और मैं ज्वाइन किया है, मेरी सीनियर हैं, बचपन से तो नहीं कहूँगा, लेकिन यकीन कीजिए कि ये वो शख्सियत है कि जिनको देख देख के आज एंकर बन रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है। राहिला फिरदौस, पाकिस्तान टेलीविज़न से आपका ताल्लुक़ रहा और मेरी खुशनसीबी कि आज इन्होंने बाखबर पाकिस्तान को वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए, और बहुत अच्छा शो है माशाल्लाह आपका। यकीन कीजिए कि वही जोबन, ये कहते हैं कि इंसान खुश रहता है तो जवान रहता है। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, नाज़रीन को ये भी पता होना चाहिए। आजकल की जो एंकर्स हैं वो बहुत मेकअप करती हैं, लेकिन आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है, और आप जब स्क्रीन पे आया करती थी उस वक्त तो फिल्टर का दौर ही नहीं था। क्या कहती हैं, सबसे पहले ये बताएं। मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर आपकी शख्सियत में पॉजिटिविटी है तो आपकी शख्सियत खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप लोगों से मोहब्बत करें और लोगों से जो है वो मस्बत रवैये के साथ मिले, तो आपकी शख्सियत में खूबसूरती बरकरार रहती है, मेरे अपने ख्याल में। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। किसी के साथ आप गलत करेंगे तो वो गलत आपके चेहरे से ही नज़र आ जाएगा, और अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो अच्छाई आपको परवरदिगार आपके चेहरे से ही नुमाया करेंगे। असलम परवेज़ भाई वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तबीयत इनकी भी नासाज है, तबीयत थोड़ी सी मेरी भी नासाज है। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अबरार, अल्हम्दुलिल्लाह, करम शुक्र तबीयत है। आज आपकी मज़ेदार नहीं लग रही। हाँ भी फर्स्ट क्लास है। जैसे आपको पता है एक्सीडेंट हुआ, ये कैप जो मैंने लगाई हुई है, क्यों लगाई हुई है तो आपको पता ही, पहले भी आपके प्रोग्राम में 1 हफ्ते से मैं कैप लगा के चल रहा हूँ। कार एक्सीडेंट हुआ, मेरा सर जो जाके अपने विंड स्क्रीन पे जाके टकराया और थोड़ा डैमेजेस हुए, तो बहरहाल ऑल ओवर आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। राहिला, आपकी जानिब आऊँगा। आजकल की न्यूज़ में और आज से 10 साल पहले की न्यूज़ एंकरों में क्या फ़र्क था? मेरा ख्याल ये है कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न के बाद जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए हैं उनमें सबसे बड़ा मुझे जो फ़र्क महसूस होता है वो ये होता है कि हमारा जो न्यूज़ पढ़ने का अंदाज़ था उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी शख्सियत थी, जो हमारा कैमरे पे आने का एक अंदाज़ था, वो अब से अगर आप उसको देखें तो उस वक्त में अपने आपको बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा। हम लोग दुपट्टा भी सर पे पहना करते थे, जी, जी। और इसके अलावा ये कि हमारी जो ट्रेनिंग हुआ करती थी उसमें अल्फाज तलफ़ुज़, आपके माइक का इस्तेमाल, आपके उतार चढ़ाव लहजे में, और आपकी जो न्यूज़ के साथ जो एक कनेक्शन हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त जो है उसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। कोई ऐसी न्यूज़ जो आज तक आपको थोड़ी सी याद हो कि वो मुझे लातादाद न्यूज़ याद है, इसलिए कोई क्योंकि ऐसी अच्छी जो आजकल के हालात के ऊपर कोई ऐसी न्यूज़ है आपके पास? देखिए असल में जो आज पूरा के हालात के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक वक्त ऐसा था, मैं अच्छे हालात के और बुरे हालात के दरमियान में खबरें पढ़ती रही हूँ। रात को 9 बजे मैंने बहुत साल तक जो है खबरनामा पढ़ा। खबरनामे का इंतजार हुआ करता था 9 बजे के। बिल्कुल। और उस वक्त में एक वाकया जो मेरे साथ हुआ था वो ये हुआ था कि क्योंकि कराची की रहने वाली हूँ, कराची के शहरियों के साथ साथ हर मसाइल को मैंने भी निपटाया, तो मुझे याद अच्छी तरह के 92 में शायद मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अच्छा, ये हालात हुए इस्लामाबाद से या नहीं, कराची स्टूडियो से? इस्लामाबाद उनके से पहले न्यूज़ एक स्टार्ट था होती ना? थी, जी, जी। और उसके बाद हमारे पास चारों सूबों की न्यूज़ होती थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास कराची में सेटेलाइट से न्यूज़ आती थी तो हमारे पास सारी इंटरनेशनल न्यूज़ भी आया करती थी। हमारे पास मौसम का हाल, खेल की खबरें, इसके अलावा हमारे पास तिजारती खबरें सब हुआ करती थी, क्योंकि कराची तिजारत का मरकज़ था
और उस वक्त जो है सबसे ख़ास बात ये थी कि हमारे पास कभी कभी जब भी हमारे जो मिनिस्ट्री में कोई भी जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहीं जाते थे, कहीं दौरे पर जाते थे, तो वो हमें जो है वो जैसे ही इस्लामाबाद से कट होता था फ़ौरन हमारे पास आती थी। और उस वक्त मुझसे पहले करीबन 3 हमारे मेल न्यूज़ कास्टर्स थे और मैं उसके बाद जब आई तो एक फीमेल न्यूज़ कास्टर काफ़ी अच्छा, उस वक्त के जो माँ बाप थे वो बड़े सेंसिटिव थे, लड़की को नहीं भेजना, माहौल क्या होगा। आजकल ऐसा नहीं है, ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। और मैंने काफ़ी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट थी और इत्तेफाक से मैं एक प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के ही आई हुई थी, तो मैंने ऐसी एप्लीकेशन दे दी थी और कोई मेरा इरादा भी नहीं था कि मैं बाकायदा न्यूज़ में जाऊँगी या पढ़ूँगी, क्योंकि घर से भी परमिशन लिए बगैर मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। तो जब मेरा इंतखाब हुआ 300 लोगों के बीच में, तो मुझे लगा कि मतलब एक मुख्तलिफ चीज़ थी, लेकिन बस में तलबा कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, तो थोड़ा माइक का अंदाज़ा था, बातचीत का अंदाज़ा था, फिर डिबेटर थी, तो जाहिर है फिर वो एक सिलसिला बन गया खुद मेरा न्यूज़ में। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि हमने हर तरह के हालात में न्यूज़ पढ़ी। हम कभी कभी ऐसा भी होता था कि हमारे पास अचानक से कोई न्यूज़ आती थी और हम जो है बस अभी शुरू ही करते थे और इतने में हमारे पास खुद ब खुद कट होके आ जाता था कि जी आपको लाइव पढ़नी है, अभी अभी कोई ऐसी न्यूज़ बताएं जरा, कैमरा आपके सामने है। हाँ, और न्यूज़ तो बहुत थी। कोई अच्छा छोटा सा टुकड़ा जो हमें पता चले कि भाई राहिला जो है वो आज भी आप समझ आप इसको पीटीवी पे हैं, पीटीवी पे ऑन एयर है। पाकिस्तान टेलीविजन पे K21 स्क्रीन के प्लेटफॉर्म से आप बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप नाज़रीन को क्या देखती हैं? कुछ छोटी मोटी न्यूज़ बना लीजिए। छोटी मोटी न्यूज़ बना लूँ, हालात के ऊपर बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला फिरदौस। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और 9 बजे के खबरनामे के साथ आज की खास खबरें। और ख़ास खबरों में सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब के बारे में। नवाज शरीफ साहब की खबरें मैंने पढ़ी है वैसे, जनाब नवाज शरीफ के बारे में या शहबाज शरीफ के बारे में कि जी सबसे पहले तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इस वक्त गैर मुल्की दौरे पर हैं। हाँ, ज़्यादा यही होता है। गैर मुल्की दौरे पर जहाँ होते हैं वहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है। जब वो जहाज़ से उतरे तो उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है और फिर कतार में खड़े हुए मुख्तलिफ जो वहाँ के गुजरा होते हैं उन्हें वेलकम करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना कराया जाता है और उसके बाद उन्हें जहाँ उनकी सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पर ले जाया अच्छा, ये न्यूज़ जो थी ना बड़ी सिंपल थी, लेकिन अभी जो न्यूज़ है मुश्किल हो गई है। नहीं, मुश्किल नहीं हो गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा एक खास लबुल लहजा था, इस वक्त जो है वो कोशिश की जाती है जैसे कि उसमें नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हर वक्त ये कोशिश की जाती है कि लोगों को मुतवज्जा करने के लिए किसी भी न्यूज़ को एक ब्रेकिंग न्यूज़ का नाम दिया जाता है। चाहे अगर कोई गर्दन की चोरी भी होगी ना तो भी लोग कहेंगे जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसका ढक्कन चोरी हो गया। लेकिन हमारे पास अगर, हाँ मुझे याद है जैसे सद्दाम हुसैन साहब की खबर थी, उनको जब फांसी दी जा रही थी और उसका स्क्रीन पर दिखाया जाता था, लेकिन हमारे पास उसको भी दिखाने की लिमिटेशन होती थी। आजकल के चैनल्स की तरह खबर में उतर कर जाकर उसका चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती थी। हमारे न्यूज़ की पॉलिसीज हुआ करती थी और वो उस लिमिट तक हमें भी रहना होता था और हमें गैर जानबदार होकर उस न्यूज़ को पढ़ना होता था, चाहे वो किसी भी पार्टी की न्यूज़ हो। मैंने जो सबसे ख़ास उस ज़माने में, जबकि पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे हमारे हालात काफ़ी ख़राब थे और सब न्यूज़ कास्टर्स ने आने से मना कर दिया था उस वक्त जबकि पहिया दम हड़ताल और आग जल रही थी हर तरफ। उस वक्त मैं जो थी वो एक पुलिस वैन में खबरनामा पढ़ने गई थी और मैंने उस वक्त वहाँ खबरनामा पढ़ा था और उसके बाद गोलियाँ चल रही थी और वो ड्राइवर जो मुझे देकर गया था, हमारी गोलियाँ ऐसे चल रही थी। लेकिन ये कि मैंने इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझा कि ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ख़वातीन के लिए ख़ासतौर पर ये हालात ठीक नहीं है। बहुत सारे हमारे जो अजीज़ थे उन्होंने कहा कि राहिला को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ हमारी न्यूज़ की जो हमारी जो पुलिस थी और जो सीनियर न्यूज़ के लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़रूरी है, इस वक्त हमारे लिए आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मेल न्यूज़ कास्टर्स ने मना कर दिया था। क्या बात है। लेकिन मैंने वो न्यूज़ पढ़ी। देखें नाज़रीन किराम के निडर खातून और पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपको ऐसे तो इंतखाब नहीं किया ना। आपसे गुफ्तगू मुझे मज़ीद करनी है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे अलग वक्त लूँगा, ठीक है। असलम भाई, हमारे साथ उज़ैफ़ा भाई और साहब भाई, आप भी जान पाऊँगा कि कराची शहर में नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें, अगर स्क्रीन पर दिखा सकें कि एक बिल्डिंग बन रही है जहाँ पर रेजिडेंशियल को कमर्शियल बना दिया गया। ये वो न्यूज़ है, यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी और मेरी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा, लेकिन यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई ज़ख्मी हो ही रहा है। इन्होंने गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 का रब मेडिकल की तरफ ये बिल्डिंग बन रही है।
क्या कहेंगे, ये कौन इसकी रोकथाम करेगा? करप्शन बढ़ती जा रही है, लोग जख्मी होते हैं, कलर करने का जो इनका तरीका है वो अलग ही है, वहाँ से डिब्बे गिर रहे हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, नीचे लोग जख्मी हो रहे हैं, बदमाशी खुली है इनकी, क्या कहेंगे औसाफ भाई, हसन औसाफ भाई? असल में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे हुक्मरानों के ही हैं। देखें, सबसे पहले आप ये देखें रिहायशी इलाके में उनको कमर्शलाइज कौन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बगैर एनओसी के वो प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले उनको सेवरेज की लाइन दी जाती है, गैस की लाइन दी जाती है, ठीक है। गैस तो वैसे भी नहीं है, सेवरेज और वाटर की लाइन अरे सबसे जब सब पहले। कुछ इनको दे देंगे तो घरों में तो आएगा ही नहीं हाँ, ना। आम घरों एक में घर ना को 6 पानी लोगों है, को थोप दिया। ना बिजली है, ना गैस है। गैस का फुकदान ऐसा है कि आप सोचें कि जो मतलब रिहायशी एक घर है उसको नहीं मिल रही है, आप जो है 100 मतलब फ्लैट्स बना रहे हैं, उनको हाँ। कहाँ से मिलेगा पानी, कहाँ से मिलेगा? सेवरेज के अंदर गलियां उबल रही हैं उन बिल्डर्स को। अभी देखे पिछले दिनों ये वाकया हुआ, एक अपना राशिद खासकेली साहब है पीपी के, और वो अपना लाल अब्दुल रहीम है, एक ये प्रॉब्लम हुआ कि इस तरह वो लाइन उन्होंने ढाली बिल्डर ने और जनाब अली उन्होंने तोड़ दी। तो इस तरह के मामलात, इस तरह की पेचीदगियां क्यों आती हैं? ये तमाम मामलात लेन देन के होते हैं, बिल्कुल ऐसा लेन ही देन करके ये मामलात किए जा रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, कराची का जो मुकामी है वो तो आपको वाटर टैंकर के नीचे आता हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसके बच्चे के साथ ज्यादती की जा रही होगी, उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, ना उसको तालीम दी जा रही, ना पानी दिया जा रहा। जिस तरीके से यहाँ के लोगों को यहाँ के लोगों का माशी कत्ल किया गया है, मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात करी कि 80% सीटें तय थी, जब सीटों को तय कर लिया जाता है इसका मतलब ये हुआ कि इस पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है, कब तक? अवाम के पैसों को नाजायज औसाफ भाई, तरीके कब से तक? इस्तेमाल करके। कब तक? बात वही है ना, वो सोचें जो पॉलिस जिस बनाते हैं, जो अवाम क्या एमपी करेगी? बनाते हैं, अवाम नहीं, का कौन मुदावा होगा? अवाम को वोट तो वो डमी होता है ना। देखो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने एक पॉडकास्ट पे बात कर दी, उनके मतलब उन्होंने बात की, वो ऑथेंटिक पर्सन है। जब उन्होंने ये बात कर दी, गवर्नमेंट ने बनाई, आज देखे इमरान खान को सजा हुई, उनको लाने वाले कौन, उनको सजा देने वाले कौन? तो इसी तरीके से जब तक अवाम के हाथ में ये फैसला नहीं दिया जाएगा कि अवाम अपनी तकदीर का फैसला खुद करें, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ इससे तो हम अंग्रेजों के गुलाम ठीक थे, उनमें इंसानियत तो थी। और साहब भाई, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ, नौजवानों के लिए आप सोच और फिक्र लेके मैदान अमल में आए हैं। मैं आखिर में असलम भाई आपसे भी पूछना चाहूँगा कि मेरे पास 1 मिनट है, मैं चाहूँगा कि असलम भाई आप क्या कहना चाहेंगे, जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, इससे पहले भी बहुत बातें हो चुकी हैं, अभी बच्चों के हवाले से हुई, फिर मुख्तसर बात कीजिएगा, 1 मिनट है मेरे पास जी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जिम्मेदार हैं शहर के, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि खुदारा आवाम को बचा लीजिए, बिल्कुल उनके वालिदैन को बचा लीजिए, उनके बच्चों को। वो हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारा मुस्तकबिल है, पाकिस्तान को बनाने वाले वही बच्चे जो है ना, आगे जाना है, उन्होंने पाकिस्तान की तामीर करनी है, तो उनका ख्याल करें। हसन और साहब भाई, मैं चाहूँगा कि आप भी एक मैसेज अपना मैं नौजवानों के लिए, उन माँ बाप के लिए जिनके बच्चे जुदा हो रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, उनका दर्द मैं बता नहीं सकता। जो बच्चा आज जिसकी डेड बॉडी मिली, जिस तरीके से बेदर्दी से उसको मतलब टैंक में डाला गया, तो मैं उनसे ताज़ियत भी करता हूँ और उनसे गहरे दुख का इज़हार भी करता हूँ। और मैं मतलब वालिदैन को एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों की हिफाजत खुद नहीं कर सकते तो बराए करम आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ें। कम से कम बच्चों की हिफाजत हमें अब खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इलाके के अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी चाहिए, अगर आपका पड़ोस का बच्चा वो किसी और के साथ जा रहा है तो आपका इखलाकी फर्ज बनता है उससे कहें कि भाई आप हिफाजत किसके साथ जा रहे हैं। देखिए, गुड टच बैड टच ये हम अपने बच्चों को, जैसे रियान हाशमी भाई ने बात करी थी, ये नहीं सिखाएंगे तो किस तरह चलेगा? कब तक हम हिजाब का पर्दा रखेंगे? हमें खुल के हर मौजू पे अपने बच्चों से, आने वाली नस्लों से बात करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मैं राहिला आपसे भी आखिरी कमेंट चाहूँगा बच्चों के हवाले, क्योंकि आप भी एक माँ होंगी और माँ बाप अपनी औलाद का दर्द समझ सकते हैं। आखिरी मिनट है, मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे नाज़रीन को एक मैसेज दे दें। सबसे पहले तो सिस्टम की जो हमारी खराबी है उसको दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे मुल्क को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो वाकई ये समझते हैं कि हमारे कौम को किस चीज़ की अशद ज़रूरत है, और वो है कि अगर हमारे हुक्मरान हमारे आम लोगों के मसाइल को समझने लगे, हमारे मुआशरे के मसाइल को समझने लगे, क्योंकि हमारे मुआशी मसाइल, नफ्सियाती मसाइल और जो दूसरे मसाइल हैं, घरों में आप गुरबत का हाल देखिए, लोग अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ों को भी मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, और हमारे लीडर्स को ऐसे इदारे या कोई ऐसी मिनिस्ट्री बनानी चाहिए जिसके तहत
ये आपको तरबियत दी जा सके कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से रेस करें। बहुत अच्छी बात। नाज़रीन किराम, आज का जो अहम टॉपिक हमने रखा, क्योंकि मैं जो प्रोग्राम करता हूँ ना, ये तीनों सियासतदानों को बिठा लूँ और बाद में टॉक शो करूँ कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। बाखबर पाकिस्तान का ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है। हम आवाम की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम कराची की बात करते हैं। आपके साथ है कोई भी मसला तो आप हमें कॉल करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।